हरियाणा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ दीपिका ओझा। घुटनों की समस्या भारत में दिन प्रतिदिन आम होती जा रही है। ये अब सिर्फ किसी स्पेसिफिक उम्र तक सीमित नहीं रह गई है, बल्कि ये एक ऐसी समस्या बन गई है जिसमें हर कोई अब इसकी चपेट में आ रहा है। लेकिन बीमारी है तो उसका इलाज भी है, और इसीलिए आज इस समस्या से जुड़े हुए मिथ, इसके उपचार के बारे में विस्तार से बात करेंगे और कौन सी ऐसी नई थेरेपी है जो इस समस्या से जुड़ी हुई भारत में आ चुकी है, उस पर भी चर्चा करेंगे। डॉक्टर मनोज वाधवा हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, जो कि चेयरमैन हैं एलाइट ऑर्थोपेडिक्स के, और इसके साथ ही साथ प्रेसिडेंट हैं इंडियन आर्थोप्लास्टी एसोसिएशन के। इनके नाम पे कई ऐसे रिकॉर्ड हैं जो इनकी शख्सियत को काफ़ी ज़्यादा खास और अहम बनाती है। मरीजों के बीच में इन्होंने अब तक 55,000 से ज़्यादा रिप्लेसमेंट नी की सर्जरी की है। इसके अलावा कुछ ऐसे रिकॉर्ड्स हैं जो कि डॉक्टर्स वाधवा के एक्सपीरियंस को और भी ज़्यादा बहुत इनके एक्सपीरियंस में चार चांद लगाती हैं, जैसे कि लिविंग एजेंट अवार्ड इन्होंने जीता है। इसके साथ ही साथ 9 ग्लोबल रिकॉर्ड इन्होंने अपने नाम किए हैं जॉइंट रिप्लेसमेंट के क्षेत्र में। इसके साथ ही साथ डिजाइनर सर्जन हैं हिप एंड नी इम्प्लांट्स के। तो बहुत स्वागत है डॉक्टर साहब आपका एक बार फिर से। सबसे पहले तो मैं आपसे चर्चा की शुरुआत करना चाहूंगी और आपसे समझना चाहूंगी कि आखिर जब आपने इस सफर की शुरुआत की तो क्या ऐसा आपने चीजों को ध्यान में रखा और कैसे इतने सारे रिकॉर्ड अपनी इस जर्नी में पूरे किए हैं? अकेला चला था इस सफर पे, लोग जुड़ते गए और कारवां बन गया। इसी तरह से हर दिन आई एम अ स्मॉल टाउन बॉय ग्रू फ्रॉम देयर, सपने बढ़ते गए और आप मंजिल को बढ़ाने चले गए। मैं इंडिया में पहले ट्रेंड हुआ, उसके बाद मैं यूके में था, फिर यूएस में था। जब भारत लौट कर आया तो एक चीज़ समझ में आई, यहाँ पर बीमारी का एक एपिडेमिक है, लेकिन आज अवेयरनेस नहीं है। लोगों को नए से नए उपचार चाहिए और ये डिस्कशन करते गए। 2013 के अंदर मेरा पहला वर्ल्ड रिकॉर्ड हिट हुआ था और उसके बाद से हम इंडिया की अवेयरनेस को बढ़ाते गए, न्यू टेक्नोलॉजीज़ को इंडिया में लॉन्च करते गए। एज ए से यू हैव टू अंडरस्टैंड कंज्यूमर बिहेवियर, यानी कि हाँ पेशेंट है, पेशेंट क्या एक्सपेक्ट करता है, आपको वो बदलना होता है। तो आज भारत जो है वो क्रांति के उस शिखर पर पहुंच गया है जहां पर हम ट्रेन होते नहीं, ट्रेन करते हैं। अब हम ऑर्थोपेडिक्स के बारे में बात करते हैं कि अगर हम बात करें कि आज के समय में ऑर्थोपेडिक्स को आप कहां देखते हैं, खास तौर पर जब हम नी ट्रीटमेंट की बात करते हैं, इस संदर्भ में आप क्या कहेंगे? देखिए, आर्थराइटिस बढ़ता हुआ इस समय अगर मैं बोलूं तो लगभग हमारे 15 करोड़ से ज़्यादा लोगों को आर्थराइटिस की समस्या है। ये बढ़ता हुआ एक सुनामी है जो अगर कंट्रोल नहीं हुआ तो इतने ज़्यादा लोगों की हम उसको ऑपरेट भी नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए बहुत इम्पॉर्टेंट है आज आर्थराइटिस को समझना, और ये एक छोटी चीज़ को समझना है कि एक सर्जरी इज़ द लास्ट डेस्टिनेशन, वो आखिरी शिखर है। उससे पहले इसको रोकना होगा, और उसको रोकने के लिए बहुत सारी इनोवेशंस, बहुत सारी न्यूअर टेक्नोलॉजीज आज अवेलेबल है। सिर्फ प्रॉब्लम ये है कि आज सोसाइटी में इसके बारे में पूरी अवेयरनेस नहीं है। लोगों के मन में ऐसा है कि अगर कोई गड़बड़ आ गई तो वो सर्जरी ही उसका उपचार है। ऐसा नहीं है, आज के डेट में बहुत सारा कुछ है। और आई थिंक आपके इस प्लेटफॉर्म के द्वारा मैं लोगों तक यही मैसेज पहुंचाना चाहूँगा कि सही समय पर इलाज सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। बिल्कुल सही समय पर इलाज जरूरी है और उसके साथ साथ जागरूकता भी बहुत ज़रूरी है। अब अगर हम आर्थराइटिस के डॉक्टर वाधवा अगर बात कर रहे हैं तो ऐसे में नी आर्थराइटिस क्या होता है और भारत में ये समस्या कितनी आम हो चुकी है? देखिए, आर्थराइटिस का माने है हमारे जोड़ के जो ऊपर की सतह है, जिसे हम कार्टिलेज कहते हैं, वो वीक हो जाती है, वो घिसना शुरू हो जाती है, और जब दो बोन्स आपस में रब करती हैं तो उस समय उसे हम आर्थराइटिस कहते हैं। अब नॉर्मल में इसका स्टार्टअप होता है कि मैं थोड़ा सीढ़ी से चल रहा था तब समस्या आई, चेयर से बैठकर उठ रहा था तब आई, लेकिन गुजारा चल रहा है। लेकिन धीरे धीरे एक डिक्लाइनिंग स्केल है जहां पर हमारी एक्टिविटी कम होती जाएगी और आखिरकार में आकर शायद ऐसी स्थिति हो सकती है कि हम ड्राइविंग भी नहीं कर पाए, हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी लाइक कुकिंग करना है, सीढ़ी चढ़ना है, वो सब कुछ भी दुर्भर होता चला जाए। तो आर्थराइटिस समय के साथ बढ़ता जाता है और इसको एक समय पर, सही समय पर रोकना बहुत ज़रूरी है। अब अगर बात करें घुटनों के आर्थराइटिस की, तो हमारे घुटने के जोड़ वैसे हैं, दे आर द पिलर्स ऑफ आवर बॉडी। जैसे एक पिलर्स के ऊपर पूरी बिल्डिंग टिकी होती है, अगर वो पिलर वीक हो गया तो आप सोच लीजिए पूरी की पूरी उस कायनात को संभालना मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए घुटनों के आर्थराइटिस को रोकना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इसी के साथ साथ
अगर मैं वेस्टर्न वर्ल्ड से कंपेयर करूं, वहां पर 50% छूले का और 50% घुटने का आर्थराइटिस होता है। लेकिन अगर मैं हमारे इंडिया की, अगर इंडिया पाकिस्तान इस सेक्टर की बात करूं, तो हमारे यहाँ पर 85% जो आर्थराइटिस है वो घुटने का है। तो इसलिए आज की डेट में उसको समझना, उसकी जागरूकता लेके आना और एक सही समय पर उसको कंट्रोल करना पूरी सोसाइटी के लिए बहुत ज़रूरी है। तो इस नी ऑस्टियोआर्थराइटिस का ट्रीटमेंट का क्या ऑप्शंस होते हैं, और इनमें अगर खास तौर पर मैं बात करूं कि लिमिटेशंस कहां पर सामने आ जाती हैं इसके ट्रीटमेंट में? देखिए, पहला तो एक मैसेज है जो मैं कहता हूं, मूवमेंट इज लाइफ। अगर मूवमेंट रुकेगी तो सिर्फ यही नहीं वो तकलीफ होगी, वो सिर्फ फिजिकल फैक्टर नहीं है जिसमें कहेंगे हमारा यार आज चलना फिरना कम हो गया, आज मेरी डांस नहीं मैं कर सकता, आज मैं पहाड़ पे नहीं जा सकता, आज मैं सीढ़ी नहीं चढ़ सकता। उसके साथ साथ एक इमोशनल वेलबींग भी इफेक्ट होता है। बहुत सारे लोग जब आखिर में मेरे पास आर्थराइटिस से गिरफ्त होते हैं, वो अपनी बच्चे की शादी पे डांस नहीं कर सकते, वो लास्ट पहाड़ों पे घूमने नहीं जा सकते। तो एक इमोशनल वेलबींग और एक सोशल वेलबींग भी इफेक्ट होता है, और सिर्फ एक पेशेंट ही नहीं, उसकी पूरी फैमिली उससे गुजरती है जी। तो इसलिए ये कंट्रोल बहुत ज़रूरी है। अब आया कि उसका रोकथाम के लिए इलाज क्या है। इलाज ये डिपेंड करता है कि हमारा आर्थराइटिस ग्रेड 1, 2, 3, 4 होता है। 1 माने सबसे बेसिक, 4 मीन्स इतना एडवांस कि सर्जरीज चाहिए। अगर तो अर्ली स्टेज आर्थराइटिस है यानी ग्रेड 1, 2, उसके लिए हम लोग हर एक को बोलते हैं कि आप बेसिकली एक्सरसाइजेस करिए, वेट रिड्यूस करिए, ज़रूरत पड़ने पर एंटी इन्फ्लामेटरीज यानी कि सादी भाषा बोलूँ तो पेन किलर्स लीजिए, अपनी बॉडी को लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करिए। तो ये फैक्टर्स, एक्सरसाइजेस करिए, ये पैरामीटर्स होते हैं जी। जब स्टेज 2 to 3 आता है तो उसके अंदर एक बोला जाता है आपके घुटने की ग्रीस खत्म हो गई है, यानी कि जॉइंट की लुब्रिकेशन खत्म हो गई है। तो उसी लुब्रिकेशन के लिए हाइलुरोनिक या स्टेरॉइड इंजेक्शंस होते हैं। और जो ग्रेड 4 है, जहां पर बहुत सिवियर लिमिटेशन हो गई, यानी कि हम रोजमर्रा का जीवन नहीं बिता पा रहे, वहां पर सर्जरीज होती हैं। पर अभी जो गैप है कि एक साइड पर पैराडाइम शिफ्ट है, एक साइड पर बिल्कुल सर्जरीज का विकल्प है और एक साइड पे बिल्कुल ही आपका सिम्टम मैनेजमेंट है। बीच का जो सेक्टर है वो खाली है, जिसके लिए अब न्यूअर एंड न्यूअर मोडालिटी ऑफ ट्रीटमेंट लॉन्च हो रही है। उनको आसान भाषा में समझाइए कि आखिर स्टेम सेल क्या होता है। मेसेनकाइमल स्टेम सेल्स यानी कि हमारी बॉडी के नेचुरल हीलिंग सब्सटेंसेस। हमारी बॉडी में बहुत सारे सेल्स हैं। कुछ सेल्स ऐसे हैं जो रिपेयर और रीजनरेशन में हेल्प करते हैं। ये सेल्स को हम स्टेम सेल्स कहते हैं, यानी कि वो किसी भी समय पर हमारी अपनी बॉडी को रिपेयर कर सकते हैं। तो अगर बॉडी ही डिजनरेट करी तो बॉडी के सेल्स ही उसको रिपेयर और रीजनरेट करेंगे। इसे हम स्टेम सेल्स कहते हैं। ये बोन मैरो में, फैट में, सब जगह होते हैं, जिसको कि हम हार्वेस्ट करते हैं। जैसा कि मैंने आपको कहा कि आज इनोवेशन की किस जरूरत पर है, कहां पर क्रांति चाहिए हमें, जहां पर हम ये चाहते हैं कि इंसान सर्जरी से पहले कंट्रोल हो सके। सर्जरी तो एक रामबाण हो गया आखिर में चलाने के लिए, उसको उससे पहले कंट्रोल करना है। और वहां पर आज तक जो हम कर रहे थे वो सिर्फ पेन किलर्स, कैल्शियम, एक्सरसाइजेज ये दे रहे थे, लेकिन हम उसके कार्टिलेज को डैमेज से रोकने के लिए कुछ नहीं कर पा रहे थे। स्टेम सेल्स, मैं आपको एक मूल तौर पे बोलूं तो स्टेम सेल्स एक रिपेयर सिस्टम है जिसको हम घुटने के अंदर इंजेक्ट करते हैं और वो हमारे कार्टिलेज को रिपेयर में हेल्प करता है। रिपेयर का मतलब जो कार्टिलेज डिजनरेट कर रहा है उसका जो डिक्लाइन है उसकी स्पीड को कम कर देगा, रिपेयर करेगा, रीजनरेट करेगा, पेन रिलीफ में हेल्प करेगा, इन्फ्लेमेशन यानी कि सोजिश कम करने में हेल्प करेगा। तो हम बीमारी के बढ़ने से पहले उसकी स्पीड को कंट्रोल कर पाएंगे, उसकी प्रोग्रेशन को कंट्रोल कर पाएंगे, उसकी रोकथाम को कर पाएंगे और शायद आने वाले समय पर बहुत सारी सर्जरीज को एक्सट्रीम स्टेज पे जाने से पहले ही उन पेशेंट्स को इलाज कर सके। तो डॉक्टर, इसे अगर हम नी ऑस्टियोआर्थराइटिस से अगर जोड़कर देखें तो स्टेम सेल की आवश्यकता हमें नी ऑस्टियोआर्थराइटिस में क्यों महसूस होती है और कैसे महसूस होती है? देखिए, जैसा मैंने बोला कि एक बहुत बड़ा बकेट जो है पेशेंट्स का वो आज उस स्टेज पे है जहां वो माइल्ड टू मॉडरेट स्टेज पे हैं। यानी कि ऐसा नहीं है कि उनकी ज़िंदगी रुक गई है, वो चल नहीं सकते, लेकिन वो कहते हैं ना, गाड़ी उस प्लेटफॉर्म पे चल रही है तो आगे जाके सर्जरी पे ख़त्म होती है। अब आज हम उस टारगेट ऑडियंस को ढूंढ रहे हैं, वो टारगेट ऑडियंस तक इलाज करना है। क्योंकि पहले ये था अभी जब तक मेरा गुजारा चल रहा है मैं गुजारा चलाएंगे, लास्ट पे जाके सर्जरी होगी। आज हम कहते हैं उससे पहले कंट्रोल द डिजीज बिफोर इट बिकम्स सिवियर।
और ये स्टेम सेल्स द्वारा आज हम उस टारगेट ऑडियंस जो बहुत बड़ा बकेट हैंडल करोड़ों में है इंडिया में, उसको यूज कर रहे हैं ताकि इन लोगों को सर्जरी से बचाया जा सके या सर्जरी को दूर करा जा सके। तो जैसे कि आपने अभी एलोजेनिक स्टेम सेल्स का जिक्र किया है, तो इसी टर्म्स पर अगर हम समझना चाहें कि आजकल बहुत ज़्यादा इसकी चर्चा भी हो रही है। एक टर्म होता है एलोजेनिक स्टेम सेल्स और एक होता है ऑटोलोगस स्टेम सेल। अगर इन दोनों के बीच में डिफरेंस हम समझना चाहें तो ये क्या होता है और कैसे एक दूसरे से डिफर करते हैं? बहुत बढ़िया सवाल पूछा आपने। एलोजेनिक का मतलब है कि हम हेल्दी स्क्रीन्ड डोनर्स से स्टेम सेल्स ड्राइव करेंगे, उसको स्पेशलाइज्ड लैब्स में हार्वेस्ट करके उसको मल्टीप्लाई करेंगे उन स्टेम सेल्स को। ऑटोनॉमस का मतलब होता है कि आपकी अपनी बॉडी से निकाला जाएगा। पर अब यहाँ पे एक मूल है, एक पेशेंट जो आर्थराइटिस वाला है वो नॉर्मली एज्ड है, उसके सेल्स भी वीक हैं, उसके अपने सेल्स जब हम ड्राइव करेंगे तो उनकी ताकत क्षमता कम होगी। इसीलिए एलोजेनिक स्टेम सेल्स जो हैं वो आजकल स्पेशलाइज्ड लैब्स में अंडर हाई अमाउंट ऑफ precautions on safety, on a lot of processes in which is done through, उसमें उनको कल्चर करा जाता है, उनको मल्टीप्लाई करा जाता है और उसका जो सेल वायबिलिटी होती है, यानी कि उसके रिपेयर सेल्स की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो सबसे ज़्यादा होती है। क्योंकि उसको प्री स्क्रीन्ड है तो उसमें इम्यूनोजेनिसिटी यानी कि एलर्जिक रिस्पॉन्स, नॉन एक्सेप्टेबिलिटी की संभावना भी काफ़ी कम होती है। तो अभी जो मेजर जो DCGI है, जो हमारी संस्कार की संस्था है जो हमारी मेडिसिन को अप्रूव करती है, DCGI ने एलोजेनिक मेसेंकाइमल स्टेम सेल्स के लिए अप्रूवल दे दिया है। और अभी ये आने वाला एक बहुत बड़ा पोर्टफोलियो है जो कि इंडिया में शायद बहुत ज़्यादा स्पेस पे मल्टीप्लाई करेगा और हम इसका फ़ायदा ये है कि बहुत सारे पेशेंट्स को सर्जरी से बचा पाएंगे। बिल्कुल, सर्जरी का जिक्र हो रहा है तो मेरे मन में भी क्यूरियोसिटी आ रही है ये जानने की कि क्या ये जो प्रोसेस होता है, इसका जो ट्रीटमेंट होता है, ये थेरेपी प्रैक्टिकली होती है, कोई सर्जरी होती है, कैसा प्रोसेस होता है, ज़रा ये भी बताइए हमारे दर्शकों को। एक बड़ी कॉमन मिथ है, नी रिप्लेसमेंट का मतलब ऐसा नहीं है जैसे किडनी ट्रांसप्लांट है, आपका घुटना निकाल लिया और उसमें नकली घुटना फिट कर दिया। सबको यही लगता है कि घुटना निकाल लिया, ये प्रोसेस होता है। हमारे जॉइंट की जो टॉप लेयर खराब हो गई है उसको स्क्रेप करके फ्यू मिलीमीटर्स उस पर न्यू कैपिंग करती है। तो इट इज एक्चुअली रिसर्फेसिंग अ कैपिंग सर्जरी, जिससे कि जो हमारी बोन्स जो आपस में रब कर रही थी, जो ग्रेट कर रही थी, वो घिसना बंद हो गई, एक न्यू सरफेस आ गया, टांगें सीधी हो गई और आप चलना शुरू हो गए। इंडिया में इस समय अगर कॉस्ट का फैक्टर हट जाए तो शायद 10 से 15 करोड़ लोगों का सर्जरी चाहिए। अब ये आने वाला एक एपिडेमिक है, आने वाला एक सुनामी है जिसको रोकना बहुत ज़रूरी है। कौन से ऐसे पेशेंट होते हैं जिनमें स्टेम सेल थेरेपी की अगर हम बात करते हैं वो काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद और असरदार होती है? और दूसरा, भविष्य के प्रोस्पेक्ट से अगर हम देखें तो क्या नी रिप्लेसमेंट सर्जरी इसका एक विकल्प माना जाए? अब स्टेम सेल थेरेपी ऐसा नहीं है कि एक एनिग्मा है कि आपको कभी सर्जरी की जरूरत नहीं पड़ेगी। आई थिंक दैट्स अ रॉन्ग मैसेज टू गिव। हम स्टेम सेल से प्रोग्रेशन ऑफ डिजीज यानी कि उसकी जो स्पीड है उसको रेगुलेट करते हैं और उसको बिगनिंग में यूज करें तो जो हमारा कार्टिलेज जो हमारे ऊपर की स्टैग घिस रही है उसको रिपेयर कर सकते हैं। रिपेयर करेंगे तो शायद आगे जाके वो डैमेज ही नहीं हो। तो इसलिए बहुत सारा डेटा अभी हिंदुस्तान में आ रहा है जिसको कि हम काफ़ी हद तक एग्जामिन कर रहे हैं और हमें ऐसा मानना है कि आने वाले समय में स्टेम सेल्स का रोल बहुत ज़्यादा स्पीड पे बढ़ेगा, अकेला घुटने में नहीं और भी बॉडी के बहुत सारे पार्ट्स में। ज़्यादातर लोग बजट की वजह से, पैसा ज़्यादा होने की वजह से इस तरह की ट्रीटमेंट नहीं अफोर्ड कर पाते हैं, तो क्या ये जो थेरेपी है ये हेल्थ इंश्योरेंस में कवर्ड है या नहीं, ये भी जानना चाहेंगे आपसे। जो बहुत खुशी की बात यह है कि बहुत सारी आजकल हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसीज इस थेरेपी को, क्योंकि अब ये DCGI अप्रूव्ड है, गवर्नमेंट ने रेगुलेटेड अप्रूव कर दिया है, तो एलोजेनिक मेसेंकाइमल स्टेम सेल थेरेपी को बहुत सारी इंश्योरेंसेस कवर कर रही हैं। और जैसे जैसे एक्सेप्टेबिलिटी आ रही है, जैसे जैसे एक न्यू डेटा हमारे सामने आ रहा है, डेटा मीन्स जो पेशेंट्स को बेटरमेंट आ रही है, तो ज़्यादा से ज़्यादा इंश्योरेंस कंपनीज इसको और अपने बोर्ड पे लेके आ रही हैं एंड आने वाले समय पे शायद इट विल बी अ रेगुलेटेड ट्रीटमेंट गोइंग वाइडली एक्सेप्टेबल इन एवरी रीजन। आप इसका भविष्य कैसे देखते हैं आने वाले समय में, क्योंकि अभी ज़्यादातर लोग हो सकता है इस पर विश्वास ना कर पा रहे हो, आने वाले 10 साल कैसे रहने वाले हैं इस थेरेपी के लिए? मैं आपको इस पे एक इतिहास पे लेके जाऊंगा। मैं सन 2005 में अमेरिका से इंडिया लौटा था और मेरी मदर जो एक हाउसवाइफ है, मैं आपको एक्सेप्टेबिलिटी का वर्ड बोल रहा हूँ, उन्होंने मुझे अब तो क्या करेगा, तो मैंने कहा मैं घुटने और चूल्हे के ऑपरेशन करूँगा। तो उन्होंने मुझे बोला भूखा मर जाएगा, कितने लोगों के घुटने खराब होते हैं, नॉट नोइंग कि मैं 10 साल बाद अपनी मदर की सर्जरी करूँगा नीज की।
और मैं वर्ल्ड का हाईएस्ट वॉल्यूम ऑपरेट करूंगा। तो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं, जो एक स्टेज पे अनएक्सेप्टेबल होता है, जो एक स्टेज पे हम लोग कल्पना नहीं कर पाते कि यहाँ तक जाएगा, लेकिन अगर उसके रिजल्ट्स अच्छे हों तो आप उसका 1000 टाइम्स मल्टीप्लायर देखते हो। मैं स्टेम सेल्स में सेम वही क्रांति देख पा रहा हूँ। मैं समझना चाहूंगी कि क्या इसकी कुछ डिसएडवांटेज भी होते हैं जब ये प्रोसेस से कोई पेशेंट अंडरगो होकर निकलता है, तो उसे किस तरह के प्रिकॉशंस झेलने पड़ते हैं और कितने समय बाद वो बैक टू बेसिक हो जाता है इस ट्रीटमेंट के बाद में? तो पहला पॉइंट ये बताना चाहूंगा कि स्टेम सेल थेरेपी कोई सर्जरी नहीं है। आप ओपीडी बेस पे, जैसे आपके आईवी लाइन में ड्रिप देते हैं, एक नीडल प्रिक लगता है आपके जॉइंट के अंदर, वो इंजेक्शन दे देते हैं हम लोग, और उसके बाद आप चल फिर के जा सकते हैं। सिर्फ कुछ देर के लिए थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट रहता है, हल्का सा पेन रहता है, यू कैन टेक अ पेन किलर, यू कैन डू आइस पैक्स, और इसमें कोई भी एक्टिविटी लिमिटेशन नहीं होती। इट्स लाइक एन ओपीडी प्रोसीजर। आप आए, आपने इंजेक्शन लगवाया, कुछ देर बैठे और उसके बाद घर जाइए, अपनी एक्टिविटी करिए, एज सिंपल एज दैट। बिल्कुल। तो डॉक्टर साहब, बीमारी समझ ली, समस्या समझ ली, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो बहुत क्विक समझना चाहेंगे हम, और इसलिए कुछ रैपिड फायर भी हमने आपके लिए रेडी किया है। मैं कुछ आपको वर्ड्स दूंगी और आपको उससे डिफाइन करना है कि ये क्या मैसेज है, सही है या गलत है। आप रेडी हैं रैपिड फायर के लिए? जी बिल्कुल। ठीक है। तो पहला मेरा आपसे यही सवाल रहेगा, नी पेन माने आर्थराइटिस इज इक्वल्स टू सर्जरी? बिल्कुल मिथ है। बहुत लोग समझते हैं कि घुटने में दर्द हुई तो मतलब आर्थराइटिस, और आर्थराइटिस से तो सर्जरी होगी। ऐसा नहीं है। सर्जरी एक रामबाण है जो सिर्फ तब यूज होता है जब बिल्कुल आपकी एक्सट्रीम होती है। आज की डेट में एक्टिव लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, वेट कंट्रोल, फिजियोथेरेपी और डाइट मोडालिटी से हम बहुत सारी आर्थराइटिस को रोक सकते हैं, और शायद सर्जरी तक कभी जाएंगे ही नहीं वो। नी ऑस्टियोआर्थराइटिस इज प्योरली वियर एंड टियर डिजीज, ये मिथ है या क्या कहेंगे? मिथ है, बिकॉज वेयर एंड टियर तो है, लेकिन ये वही है कि आई वुड से जेनेटिक्स का इंपॉर्टेंट रोल है इसमें। हम लोग एक्सरसाइजेस क्या करते हैं उसका रोल है, एनी ट्रॉमा इंजरी का रोल है, मेटाबॉलिक डिजीज यानी कि वीक बोन्स हैं, आपका कैल्शियम लेवल लो है, उसका रोल है। तो बहुत सारी चीज़ों का मिश्रण है जिसमें से वेयर एंड टियर सिर्फ एक है। एक्सरसाइज डैमेजेस नीज? एब्सोल्युटली रॉन्ग। अगर आप ये बोलें कि जैसे स्कूटर है, स्कूटर में हवा प्रॉपर रखेंगे तो डैमेज करेगा पिस्टन को, ऐसा कभी नहीं होता है। सो अगर एक्सरसाइजेस करेंगे हमारे मसल्स को स्ट्रांग करेंगी, जब वो मसल स्ट्रांग होंगे वो जॉइंट को ऑफलोड करेंगे। अगर जॉइंट ऑफलोड होगा तो डेफिनेटली आपको आर्थराइटिस होने की संभावना कम हो जाएगी। नेक्स्ट, रनिंग ruins your knees? रनिंग जो है, अगर प्रोडक्टिव रनिंग करी जाए तो वो उल्टा जॉइंट्स के लिए बेटर होती है। अब समझना ये है कि उसकी टेक्निक प्रॉपर चाहिए, आप कहाँ पर कर रहे हैं, वो रोड का, आपका फुटवेयर का, हर वो चीज़ इंपॉर्टेंट है। बट ऐसा नहीं है कि हर वो इंसान जिसको कि घुटने की प्रॉब्लम नहीं है वो रनिंग करेगा उसका घुटना खराब हो जाएगा। वेट हैज लिटिल टू डू विद द नी पेन, इज इट मिथ और करेक्ट? पंजाबी होने के बाद मैं बोलूँगा सबसे बिल्कुल गलत। सो एक सिंपल लॉजिक समझिए, अगर हम 1 kg बॉडी वेट अपनी बॉडी में ऐड करते हैं तो 4 kg वेट्स एक्स्ट्रा आपके घुटनों को उठाना पड़ता है। इसलिए अगर कोई एक चीज है जिसे हम मॉडिफाइबल फैक्टर कहते हैं, यानी कि जिस फैक्टर को आर्थराइटिस के आप कंट्रोल कर सकते हैं, आप जेनेटिक्स कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, वेट कंट्रोल कर सकते हैं, तो अपना वेट रिड्यूस करिए। ये अकेला ऐसा फैक्टर है जो आपको आर्थराइटिस से बचा सकता है। इवन 5 to 10% बॉडी वेट भी रिड्यूस कर लेंगे, दैट विल डी स्ट्रेस योर नीज टू ह्यूज लेवल। अच्छा, एक और कहते हैं कि वंस कार्टिलेज इज डैमेज नथिंग कैन बी डन। हाफ सच हाफ बुरा। कार्टिलेज को हम दोबारा बना नहीं सकते हैं, लेकिन आज कार्टिलेज की प्रोग्रेस बढ़ने को रोक सकते हैं। आज की डेट में बहुत सारी स्टेम सेल्स थेरेपी एंड अदर थेरेपीज हैं जहां पे कार्टिलेज की प्रोग्रेशन को रोका जाता है, उसको रिपेयर करा जाता है, उसको रीजनरेट करा जा सकता है। रेस्ट इज बेस्ट ट्रीटमेंट फॉर नी पेन। हालांकि ये तो सब चीजों के लिए कहा जाता है कि आराम कर लो, तो इसे साइंस क्या कहता है, मिथ है या फैक्ट है? उल्टा रिवर्स है। यू नीड एक्टिविटी। रेस्ट करने से आप गाड़ी को खड़ा कर देंगे, क्या होगा? गाड़ी और ज़्यादा ख़राब हो जाएगी। यू हैव टू ड्राइव अ कार टू मेक इट एक्टिव। इसीलिए आपको एक्टिविटी चाहिए। एक्टिविटी करने से मसल स्ट्रांग होते हैं, एक्टिविटी करने से आपका जो सनोवियल फ्लूइड है, जो घुटने की ग्रीस है, वो एक्टिवेट होती है, उसमें हाइड्रेशन जाती है, आपका कार्टिलेज रीएक्टिवेट करता है। तो एक्सेसिव रेस्ट इज नॉट गुड, इट इज़ बैड। यू हैव टू डू एक्टिविटी एंड अवॉइड सेडेंटरी लाइफस्टाइल। एक्सरे सीवियरिटी माने पेशेंट सीवियरिटी? ये दो बिल्कुल अलग चीज़ें हैं। हम बहुत बार देखते हैं
एक्सरे बहुत ही बुरा है लेकिन पेशेंट फुली एक्टिव कर रहा है, और वाइस वर्सा एक्सरे तो उतना बुरा नहीं लग रहा लेकिन पेशेंट तो उठ के 2 कदम भी नहीं चल पा रहा, सीढ़ी भी नहीं चल पा रहा है। तो हम एक्सरेज को नहीं, इंसान के क्लिनिकल फैक्टर्स को, उसकी क्लिनिकल सिचुएशन को, उस चीज़ को कंट्रोल करते हैं। सप्लीमेंट्स एंड ऑयल कैन क्योर हेल्थ आर्थराइटिस। ये तो भारत में ही वर्ड बोला जाता है, हर तरीके का तेल आता है कि उसको रोक लेंगे। सो कोई भी थेरेपी, ऑल्टरनेटिव थेरेपी जो है वो एक सिम्प्टोमेटिक रिलीफ देती है लेकिन उसको रोकती नहीं है। कार्टिलेज डैमेज करने के लिए कोई भी ऑयल या सप्लीमेंट्स उसको रोक नहीं सकते हैं वो, लेकिन आपको सिम्प्टोमेटिक रिलीफ जरूर देते हैं। और इस पे एक चीज़ जरूर ऐड करना चाहूँगा, क्योंकि बहुत लोग सोचते हैं कि देसी घी लेंगे तो मेरे जॉइंट में बेटर होगा, मैं खरोड़े का सूप लूँगा बेटर होगा। वो सोचते हैं कि शायद जो मैं घी ले रहा हूँ वो मेरे जोड़ के अंदर जा रहा है। इट इज़ नॉट गुड, इट विल एड अप द बॉडी वेट। तो कोई भी घी या थेरेपी या ऑयल्स घुटने पे लगाने से घुटने का आर्थराइटिस कम नहीं होता है। ये तो कुछ मिथ थे जिन पर हमने बात की और रैपिड फायर के जरिए समझने का प्रयास किया। क्योंकि डॉक्टर वाधवा, हम लोगों ने पूरा डिस्कशन किया, कुछ ऐसा मैसेज जो अब तक आप ना दे पाए हो, आप हमारे व्यूअर्स को देना चाहेंगे? डोंट डिले आर्थराइटिस। जो ये वेट एंड वॉच है ना, ये सिर्फ आपके आर्थराइटिस को बुरा करेगा। तो वेट एंड वॉच नहीं करना, आर्थराइटिस डैमेज होगा। दूसरा, एवरी नी पेन डज नॉट मीन सर्जरी। आज की डेट में बहुत सारे और ट्रीटमेंट्स हैं, बट एक अर्ली डायग्नोसिस, एक मैसेज देना चाहूँगा, अर्ली डायग्नोसिस सबसे इंपॉर्टेंट है। आज हमें सर्जन्स की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि लोग हमारे पास तब आते हैं जब सब कुछ फेल हो चुका होता है, जहाँ पर हमारे पास सर्जरी के अलावा कोई और उपचार देने के लिए नहीं होता है। लेकिन एक मैसेज आप सबको देना चाहूँगा, उसमें से 80% लोगों को एक सही समय पर रोका जाता है लेकिन उस समय वो इलाज के लिए आते नहीं हैं। तो अर्ली डायग्नोसिस, अर्ली ट्रीटमेंट फ्रॉम एन एक्सपर्ट, ये 2 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। और दूसरा, आर्थराइटिस को इग्नोर मत करिए। आपके जो ये वेट एंड वॉच के अंदर वो आर्थराइटिस बढ़ जाएगा और जो चीज़ एक सही समय पर रोकी जा सकती थी उसको रोकने का विकल्प खत्म हो जाएगा। डॉक्टर साहब, कुछ मैसेज ऐसे जो यंग डॉक्टर्स को आप देना चाहें अपनी तरफ से? आई थिंक अब वेटरन हो गए हैं तो ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। जब बहुत सारी ट्रेनिंग जब डॉक्टर्स को देता हूँ, सर्जन्स को, तो उन्हें कुछ मूल रीजंस बताता हूँ। जैसे पहला मेरा होता है एम्पैथी बिफोर अर्निंग्स। कमाने से पहले आपके कंपैशन होना बहुत ज़रूरी है। और सबसे अहम चीज़, पेशेंट का ट्रस्ट, उसका कॉन्फिडेंस बहुत प्रीमियम पे मिलता है, उसको कभी डिस्काउंट पे नहीं बेचना। तो पूरा लाइफ टाइम गुजर जाता है अपना ट्रस्ट और उसमें कनेक्शन बनाने के लिए, उसको कभी लूज़ नहीं करना। तो मैं हर एक को समझाता होता हूँ कि आप ज़िंदगी में बढ़ेंगे, ज़रूर बढ़ेंगे, लेकिन उसका कोई शॉर्टकट नहीं है। आपका पेशेंट के साथ कमिटमेंट रहना चाहिए, आपकी एम्पैथी रहनी चाहिए, आपका ट्रस्ट अलाइव रहना चाहिए और आपकी कमिटमेंट उनके लिए 1000% होनी चाहिए। बहुत शुक्रिया डॉक्टर वाधवा, हमारे बीच में आकर तमाम मिथ्स पर, तमाम ट्रीटमेंट्स जो इस पूरे स्टेम सेल थेरेपी से जुड़े हुए हैं वो रखने के लिए और अपना समय देने के लिए। तो उम्मीद करते हैं कि हमारा आज का ये खास कार्यक्रम आपके लिए बहुत जानकारी भरा रहा होगा, जहां पर जो बहुत से मिथ हैं आपके नीज से जुड़े हुए, इसके ट्रीटमेंट से जुड़े हुए, आपके सारे जो डाउट्स हैं वो क्लियर हुए होंगे और कैसे ये भविष्य में सर्जरी एक बड़ा मुकाम हासिल कर सकती है, कैसे